हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। हमारा टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र। आई होप सो आप सभी को अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं श्वसन तंत्र का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। आज हम करेंगे अपना श्वसन तंत्र का सेकंड पार्ट। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन का हमें क्या दिया हुआ है? श्वसन तंत्र दिया हुआ है। इसमें देखेंगे कि क्या दिया हुआ है हमें, मानव का श्वसन तंत्र, जिसके अंदर हमें पता है कि अगर हम बात करें श्वास तंत्र की, यानी कि हम बात करें श्वसन तंत्र की, तो हम जब सांस लेते हैं तो हम सांस कहाँ से ले रहे हैं? नाक से। तो फर्स्ट हमें पता है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारी नोज यानी कि नाक आनी चाहिए। और हमारी नोज के जो अंदर, हमारी जो नाक के अंदर की गुहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं? नासिका गुहा। उसे हम क्या बोल देते हैं? नासिका गुहा। तो सबसे पहले हमने सांस ली, तो सांस कहाँ गई? हमारी नाक से नासिका गुहा में गई। अब नासिका गुहा से आगे की तरफ जो भाग आएगा उसे हमने क्या बोल दिया? ग्रसनी। इस ग्रसनी को हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। इसे हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। आपको याद होगा कि जो पाचन में हमने पढ़ा था, पाचन के अंदर भी हमने कहा मुख। अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूँ पाचन तंत्र से, तो ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा था कि पाचन कैसे स्टार्ट हुआ? मुख से। फिर मुख के बाद क्या आई थी हमारे पास? मुख गुहा आई थी। मुख गुहा किसके अंदर खुल रही थी? ग्रसनी में। किसके अंदर खुल रही थी? ग्रसनी में। और जब हमने श्वास तंत्र पढ़ा तो हमारी नाक आई, नाक के बाद क्या आई? नासिका गुहा। नाक के बाद क्या आई हमारे पास? नासिका गुहा। अब ये नासिका गुहा भी किसमें खुल रही है? ग्रसनी में खुल रही है। किसमें खुल रही है? ग्रसनी में। तो हम कह सकते हैं दोनों का एक कॉमन पाथ, दोनों का एक कॉमन रास्ता क्या होगा? ग्रसनी। तो ग्रसनी को हम लिख सकते हैं क्या? कॉमन पाथ। कॉमन पाथ फॉर रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। यानी कि ग्रसनी क्या हो जाएगी हमारे पास? सामान्य रास्ता। किसका सामान्य रास्ता है ये? हमारे पाचन का। और किसका सामान्य रास्ता है? हमारे श्वसन का। ठीक है, तो हमारे पास नासिका है, फिर उसके बाद हमारी नासिका गुहा आ गई। वो किस में खुलेगी? ग्रसनी में। और ग्रसनी के नीचे क्या आएगा? हमारा स्वर यंत्र, यानी कि जहाँ से हमारी आवाज़ उत्पन्न हो रही है उसे हमने क्या बोल दिया? लैरिंग्स, यानी कि स्वर यंत्र, जिसके अंदर 9 उपास्थियाँ उपस्थित होंगी। 9 उपास्थियाँ। और इसे हम क्या बोलते हैं? स्वर रज्जु भी बोलते हैं। यानी कि ये जो हमारा लैरिंग्स है, हमारा जो लैरिंग्स स्वर यंत्र है, इसे हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, जिसके कारण हमारी आवाज आ रही है। अब देखते हैं उसके बाद क्या आएगी हमारे पास? श्वास नली। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई? हमारी श्वास नली, जहाँ से हमारी श्वास क्या करेगी? आगे जाएगी। और ये आगे जाकर क्या हो जाएगी? 2 शाखाओं में बंट जाएगी, जिसे हमने क्या बोल दिया? श्वसनी या फिर ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई है, फिर वापस से बंट रही है किसके अंदर? श्वसनिकाओं में। और ये श्वसनिकाएं किसके अंदर खुलेंगी? फेफड़ों में। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ रही है? नाक। नाक के बाद क्या आई हमारे पास? नासिका गुहा। इस नासिका गुहा के बाद हमारे पास क्या आ रही है? ग्रसनी। इस ग्रसनी के बाद हमारे पास क्या आएगी? इसके बाद था हमारा स्वर यंत्र। इसके बाद हमारा क्या था? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र किसके अंदर खुला आगे जाके? ये हमारा क्या हो गया? श्वास नली। किस में खुलेगा? श्वास नली में खुलेगा। ये श्वास नली आके किस में बंट गई?
ब्रोंकाई में, ये आगे जाके विभक्त हो गया किसके अंदर, ब्रोंकियोल्स, यानी कि यहाँ पर श्वसनी, और इसे हमने क्या बोल दिया, श्वसनिकाएं, और ये किसके अंदर खुलेगा आगे, हमारे फेफड़ों में, यानी कि हमारे लंग्स में। यही पढ़ा है हमने। अगर हम देखें कि सबसे पहले हमारे पास हमें क्या मिला, हमारा स्वर यंत्र मिला। ये स्वर यंत्र आगे जाएगा और दो शाखाओं में बंट गया। ये बनेगा हमारा एक फेफड़ा, ये बन गया हमारा दूसरा, और इसके नीचे हमें क्या मिलेंगी, मसल्स, जिसे हमने क्या बोल दिया, डायफ्राम। अब देखिए इसके ऊपर हमें क्या मिलेंगी, रिंग्स, यानी कि छल्ले मिलेंगे। ये किसके बने हुए छल्ले होंगे, कार्टिलेज, यानी कि उपास्थि के बने हुए क्या मिलेंगे, हमें छल्ले मिलेंगे, जो इसको पिचकने से क्या करेगी, रोकने का काम करेगी। देखते हैं एक एक का काम क्या है। देख, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, हमारा स्वर यंत्र। ये क्या है हमारे पास, हमारा स्वर यंत्र, यानी कि जिसे क्या बोल दिया, लैरिंग्स बोल दिया। ठीक है, लैरिंग्स के बाद ये हमारे पास क्या है, ये आई हमारे पास श्वास नली। ये हमारे पास क्या आई, श्वास नली। इसी श्वास नली को और क्या बोला जाता है, ट्रैकिया। क्या बोला जाएगा, ट्रैकिया। इस श्वास नली पे हमें क्या मिलेंगे, सी आकार के उपास्थि के बने, उपास्थि के आधे छल्ले क्या मिलेंगे, उपास्थि के बने हुए आधे छल्ले। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारी श्वास नली। इसके जस्ट पीछे की तरफ हमारे पास क्या पड़ी है, भोजन नली। तो सिर्फ छल्ले होंगे, वो किस में मिलेंगे, हमें श्वास नली में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, सिर्फ हमें श्वास नली में मिलेंगे। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर जो छल्ले मिल रहे हैं, इसके मिलने का काम क्या है कि ये जब हमने बहुत तेज तेज सांस ली है तो ये इस पाइप को पिचकने से क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। क्या करेगा, पिचकने से रोकने का काम करेगा। अब ये आगे जाके इन शाखाओं में बंट गई, जिसे हमने क्या बोल दिया, श्वसनी। ठीक है, अब श्वसनी आगे जाके क्या हो जाएगी, और ज्यादा शाखाओं में बंट जाएगी। ठीक है, ये श्वसनी क्या होगी, और ज्यादा आगे जाके शाखाओं में बंट गई। इन्हें हमने क्या बोल दिया, श्वसनिकाएं। जो आगे जाके इन शाखाओं में बंटी है, इसे हमने क्या बोल दिया, श्वसनिकाएं। ये क्या होगी हमारे पास, श्वसनिकाएं होगी। और ये जो गोल बैलून लाइक स्ट्रक्चर दी हुई है, इसे हमने क्या बोल दिया, वायु कूपिका। और लास्ट में हमें क्या मिल गया, ये डायाफ्राम। इसे हमने क्या बोल दिया, डायाफ्राम बोल दिया। क्लियर हुआ यहाँ से। अब देखिए होगा क्या, इसकी संरचना में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्वर यंत्र। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्वर यंत्र। फिर आगे की तरफ हमें क्या दी हुई है, एक ट्यूब, जिसे हमने क्या बोल दिया, श्वास नली। इस श्वास नली पर हमें क्या मिलेगा, सी आकार की क्या मिलेंगी, रिंग, यानी कि सी आकार के क्या मिलेंगे, छल्ले। हमें क्या मिलेंगे, सी आकार के क्या मिलेंगे, छल्ले मिलेंगे। किसके बने हुए छल्ले हैं, ये उपास्थि के बने हुए छल्ले हैं, जो इसको पिचकने से क्या करेगी, रोकने का काम करेगी। ये आगे जाके दो शाखाओं में बंट गई, जिसे हमने क्या बोल दिया, श्वसनी बोल दिया। ये श्वसनी आगे जाके और शाखाओं में बंट गई, जिसे हमने क्या बोल दिया, श्वसनिकाएं बोल दिया। और ये हमें क्या मिल गए, फेफड़े। ये हमें क्या मिल गए, फेफड़े। और नीचे की तरफ हमें क्या मिल गया, डायाफ्राम, जो क्या होएगा, पेशियों का बना हुआ क्या होगा, डायाफ्राम मिलेगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं
अब ध्यान से देखिएगा क्या मिल रहा है हमें, नासिका, नासिका गुहा, फिर अंदर की तरफ ग्रसनी, फिर हमें आवाज आने के लिए लैरिंग्स, फिर आवाज के बाद क्या आएगी हमारी श्वास नली, श्वास नली आगे जाके बंट गई किसमें, श्वसनी में, ये हमारे पास क्या है श्वास नली, श्वास नली आगे जाके बंट गई श्वसनी में, और ये किसके अंदर खुलेंगे हमारे फेफड़ों में, और इसके नीचे क्या आ जाएगा हमारी मसल्स का बना हुआ, हमारी मांसपेशियों का बना हुआ क्या आ जाएगा, डायाफ्राम। यहां तक क्लियर है सभी को। अब देखिए हमने देखनी है कि हमारी जो श्वसन क्रिया है वो कैसी होगी, हमारी जो श्वसन क्रिया चल रही है वो कैसी होगी। देखो एक हम ले रहे हैं सांस लेना, फिर सांस को छोड़ना, यानी कि अंतः श्वसन, अंतः श्वसन का मतलब क्या हो जाएगा, सांस लेना, और उस श्वसन का मीनिंग क्या हो जाएगा, सांस को छोड़ना, सांस लेना और सांस को छोड़ना। अब सांस लेके देखोगे आप, जब हम सांस लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव होते हैं, आप खुद सोचो। अगर सांस लोगे तो क्या क्या फर्क पड़ रहा है, देखो एक बार सांस लेके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे ही हमने सांस लिया तो बाहर किसकी अमाउंट ज़्यादा है, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, शरीर में। ये किसकी बात कर रहे हैं, अपने पर्यावरण की। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले सकें, इसलिए हमारा अंदर का जो वक्ष गुहा है वो क्या होगी, फैल जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या जा सके, ऑक्सीजन जा सके। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, वक्षीय गुहा फैलती है जब हम क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, यानी कि अंतः श्वसन कर रहे हैं। सांस लेंगे तो वक्ष गुहा फैल जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सके, ऑक्सीजन हमारे शरीर में आ सके। फिर दूसरे नंबर पे क्या आया, हमारी पसलियों से जुड़ी मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। हमारे फेफड़ों के चारों तरफ क्या होंगी, यहाँ पर पसलियां होंगी, ये क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, जिससे हमारी जो गुहा है, वक्ष गुहा है, वो बाहर की तरफ आएगी। लो जल्दी से सांस लेके देखो, ये वक्ष गुहा कहाँ आ जाएगी, बाहर की तरफ, और पेशियां कैसी हो जाएंगी, जो पसलियों की पेशियां कैसी हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, और वक्ष ऊपर और कहाँ आ जाएगा, बाहर की ओर। अब देखो कि हमने एक चीज पढ़ी है, विसरण, एक टर्म पढ़ी है हमने, क्या, विसरण। विसरण के अंदर जो गैसों का मूवमेंट होगा, गैसों का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर गमन, निम्न दाब की ओर गमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो जब भी गैसें जाएंगी, गमन करेंगी, तो वो उच्च दाब से कहाँ करेंगी, निम्न दाब की ओर, यानी कि बाहर वातावरण का दाब ज़्यादा है और अंदर वातावरण जो हमारी गुहा का दाब है वो कम है। इसीलिए जब हम गैसों को ले रहे हैं, यानी कि जब हम अंतः श्वसन कर रहे हैं तो बाहर ज़्यादा अंदर कम, इसीलिए गैसों का गमन कहाँ होगा, बाहर से अंदर की ओर। कहाँ होगा, बाहर से अंदर की ओर। तो गुहा में जो वायु दाब है वो कम होगा, जिसके कारण वायु कहाँ आ जाएगी, फेफड़ों में भरना स्टार्ट हो जाएगी, और हम क्या लेंगे, आराम से सांस ले सकते हैं। इसलिए हम आराम से क्या करेंगे, सांस ले सकते हैं। तो वापस से अंतः श्वसन करके देखते हैं। जैसे हमने अंतः श्वसन किया, बाहर दाब ज़्यादा, अंदर दाब कम, तो वायु कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। ये नियम है किसका, विसरण का, कि गैसों का गमन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। दूसरा पॉइंट, जब हमने सांस लिया तो हमारी पसलियों की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ेंगी, जिसके कारण जो वक्ष है और वक्ष ऊपर और बाहर की ओर आ जाएंगे, और गैस है बाहर से ऑक्सीजन, वो कहाँ चली जाएगी, हमारे अंदर। अब हमने क्या कर रहा है, सांस को
छोड़ना। जैसे ही सांस छोड़ेंगे, जो चीज पहले हुई थी अंतः श्वसन में, उसका जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा, उच्छ्वसन में। वक्ष गुहा जो पहले बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अब वो वापस से क्या आ जाएगी, उसी स्थान पर आ जाएगी। वापस से कैसी हो जाएगी, उसी स्थान पे। तो जो वक्ष गुहा का मूल आकार पुनः वैसी आ जाएगी। जो पसलियों की पेशियां सिकुड़ी थी, अब वो वापस से कैसी हो जाएंगी, फैल जाएंगी, शिथिल अवस्था में आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, वक्ष गुहा ऊपर और बाहर की तरफ आई थी। अब हम क्या हो गए, रिलैक्स हो गए, तो वापस से क्या आ जाएगी, अपने स्थान पर आ जाएगी। अब अंदर हमने ऑक्सीजन ले ली, तो अंदर दाब क्या है, ज्यादा, बाहर की तुलना में अंदर का दाब ज्यादा है, तो गैस कहाँ होगी, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर चली जाएगी। ठीक है, तो जो बाहर की तरफ जो गैस जाएगी वो कौन सी जाएगी, CO2। फेफड़ों में अंदर आने वाली, फेफड़ों में अंदर आने वाली, यानी कि यहाँ पर तो है पर्यावरण यानी कि एटमॉस्फेयर, और अंदर फेफड़े, तो फेफड़ों में पर्यावरण से क्या आ रही है, ऑक्सीजन, और पर्यावरण और फेफड़ों से पर्यावरण को क्या जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म आ गई, अंतः श्वसन तो और उच्च श्वसन, यानी कि गैसों को लेना और गैसों को वापस से छोड़ना। अब देखो, हमने पढ़ा था कि जब हम खाना खाते हैं, यानी कि जब हमने खाना खाया तो क्या मिली उसके अंदर, ऑक्सीजन। हमने पढ़ा कि ग्लूकोज, यानी कि जब हमने ग्लूकोज को लिया तो ग्लूकोज के साथ क्या मिल गई, ऑक्सीजन, जिसे हमने क्या बोला, क्या प्रोसेस होती है ये, ऑक्सीकरण, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण हो गया। इस ऑक्सीकरण के बाद देखो, इस ऑक्सीकरण के बाद क्या मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और प्लस क्या निकलेगी, ऊर्जा। हमने पढ़ा कि ये जो ऊर्जा होती है, ये जो ऊर्जा होती है वो हमेशा किस रूप में होती है, ये ऊर्जा होती है ATP के रूप में। किस रूप में होगी, ATP के रूप में। और हमारे पास है ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या हो जाएगी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या बोला जाता है, ऊर्जा मुद्रा, जिसे क्या बोला जाएगा, ऊर्जा मुद्रा। तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। हमें पता है कि ऊर्जा के रूप में ATP बाहर निकलती है। ATP किस किस से मिलकर बनी है, देखो, ATP एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन है हमारे पास, ट्राईफॉस्फेट, ट्राई का मतलब 3, फॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है। अब एडिनोसिन के पास 3 फॉस्फेट है, अगर इसमें से एक फॉस्फेट बाहर चला जाएगा तो कितने फॉस्फेट बच जाएंगे, 2। यहाँ पर कितने थे, 3 P थे, अगर 1 P को बाहर कर देंगे तो कितने P बच जाएंगे, 2। तो इसे क्या बोला जाएगा, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट मिल जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ATP आ जाएगी। तो एडिनोसिन, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट के साथ जब फॉस्फेट मिलेगा तो हमें क्या मिल जाएगी, ATP। यहाँ पर 2 P हैं, फिर 1 P मिला तो कितने P बन गए, 3 P। एडिनोसिन डाईफॉस्फेट से क्या बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब ATP ये जो बनी है, यानी कि जो ATP बनी है, जिसे हमने क्या बोल दिया, ऊर्जा मुद्रा बोल दिया, जिसे हमने क्या बोल दिया, ऊर्जा मुद्रा। इसका उपयोग क्या है, हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि ATP जो बनी है उसका उपयोग क्या है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका में ATP का उपयोग क्या होगा, उसका यूज हमारी पेशियां करेंगी। हमारी जितनी भी मांसपेशियां हैं उनको ये सिकुड़ने के लिए और
रिलैक्स होने के लिए, सिकुड़ने के लिए किसका यूज होगा? एटीपी का। हमारी कोशिका में जितना भी प्रोटीन बन रहा है उसके लिए क्या चाहिए? हमें ऊर्जा चाहिए। चाहे वो न्यूरॉन हो या तंत्रिका हो, उसके आवेग के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो इतने ज़रूरी काम किसके कारण होंगे? सिर्फ ऊर्जा के कारण। तो हमें ऊर्जा यानी कि एटीपी मिलेगी। तो एटीपी से हम क्या क्या करवाएंगे? इस एटीपी से हमने काम करवा दिया क्या? पेशियों का सिकुड़ना। पेशियां सिकुड़ना किससे होंगी? एटीपी से। फिर हमने कहा कि हमारे शरीर में जितना भी प्रोटीन निर्माण है वो प्रोटीन निर्माण किससे होगा? एटीपी से होगा। फिर हमने कहा कि जो तंत्रिका की जो इकाई है, तंत्रिका की जो इकाई है यानी कि तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका ये क्या करेगी? आवेगों का संचरण करेगी। आवेगों को लेके जाना, आवेगों का संचरण ये कौन करेगी? हमारी एटीपी करवाएगी। तो देखो एटीपी का कितना ज़्यादा यूज़ है, इसलिए एटीपी को हमने क्या बोल दिया? ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी कॉइन। हमारे शरीर का जो एनर्जी कॉइन है वो कौन आ जाएगा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट है, लेकिन अगर हम इसे तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और 1 फॉस्फेट। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। अब देखो हमने कहा कि जो हम वायवीय श्वसन करते हैं, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था 2 प्रकार के श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट को लिया जाएगा तब भी ऊर्जा बनेगी। अवायवीय श्वसन के अंदर ऊर्जा बनेगी कम, तब भी ऊर्जा बन रही है। तो वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीव में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है या नहीं। तब एटीपी के काम दिए हैं। हमें पता है कि श्वसन 2 प्रकार का है। जो श्वसन है वो 2 प्रकार का है। कौन सा? वायवीय और अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन के अंदर हमें क्या चाहिए? वायवीय श्वसन के अंदर हमें चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, या फिर इसकी क्या कर सकते हैं हम? अनुपस्थिति। तो अवायवीय। लेकिन यहाँ पर कितने एटीपी बनते हैं? 36 या 38 एटीपी बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितने बनते हैं? 2 एटीपी। तो इन्होंने कहा कि वायवीय श्वसन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो वायवीय श्वसन नहीं हो पाएगा। तो ये हुआ हमारे पास क्या? श्वसन का टॉपिक कंप्लीट। इसी तरह अच्छे से बिल्कुल सरल भाषा में और आराम से समझने के लिए हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मिलेंगे हम अपने जैव प्रक्रम के अगले नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच।